स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले मौसम से करते हैं। तो बिहार में अब गर्मी का असर साफ दिखने लगा है। कई जिलों में दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दोपहर में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। सुबह और फिर शाम हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दिन में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। जब मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जहाँ खास करके दक्षिण और फिर मध्य बिहार के जिलों में गर्मी का असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कुछ जगहों पर लू जैसे हालात बनने की भी संभावना जताई गई है। यह डॉक्टरों ने लोगों को सावधान बरतने की सलाह दी है। जब दोपहर में बेवजह बाहर निकलने से बचने, ज़्यादा पानी पीने और बच्चों और फिर बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। मौसम के साथ साथ एक सवाल भी है आपके लिए कि आप किस इलाके के रहने वाले हैं और आपके वहां पर किस कदर मौसम है। सुबह और शाम में मौसम का हाल क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के एक विधायक ने ऐसा गंभीर सवाल उठाया है। सवाल उठ रहे हैं कि विधायक नहीं तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। दरअसल उन्होंने विधानसभा में कहा कि अस्पतालों में विधायकों का फोन तक नहीं उठाया जाता है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में फोन तक नहीं उठाए जाते हैं जहाँ विधायक का, जिससे मरीजों और फिर जनप्रतिनिधियों को भारी परेशानी होती है। मामला उठते ही स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया है कि अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ सदन में इस मुद्दे पर कुछ देर तक चर्चा चली, जहाँ सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को समय पर इलाज मिल सके। दोस्तों बिहार के किशनगंज में घूसखोर लेडी अफसर गिरफ्तार हुए हैं। 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। जब बिहार के किशनगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक घूसखोर महिला अधिकारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अफसर ने एक काम के बदले कुल 10 लाख रुपए की मांग की थी। जहाँ सूत्रों के मुताबिक की शिकायत के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और SUV में कार्रवाई करते हुए लेडी अफसर को पकड़ लिया। यह गिरफ्तारी के बाद विभाग में हरकत मच गया है और अफसर से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई के बाद सरकार और प्रशासन की भ्रष्टाचार पर सख्ती एक बार फिर से चर्चा में है। अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों कटिहार में बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई है। यहाँ पर कौवे की लगातार मौत हो रही है, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गए हैं। जब कटिहार में बर्ड फ्लू की दस्तक की आशंका से हरकत मच गया है। कई कौवों की अचानक सामूहिक मौत के बाद प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। जब मृत पक्षियों के सैंपल जाँच के लिए लैब भेजे गए हैं। जब एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। जो लोगों को मृत पक्षियों से दूर रहने और फिर तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की है। जब पोल्ट्री फार्मों में भी सख्त जांच और फिर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल किसी भी तरह के अफवाह से बचने और फिर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जम करके हमला बोला है। जी हाँ, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बेटियों की सुरक्षा खतरे में है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार से ठोस कदम उठाने और फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सरकार की ओर से जवाब में कहा गया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बयानबाजी से साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सियासत के केंद्र में बना रह सकता है। दोस्तों बिहार में गर्मी बढ़ते ही पानी का संकट गहरा गया है। लोग परेशान हैं। जी हाँ, बिहार में गर्मी की शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। हैंडपंप और फिर नलकूप सूखने लगे हैं, जिससे ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। जब सुबह से ही पानी भरने के लिए लंबी कतारें लग रही है। जब खास करके दक्षिण और फिर मध्य बिहार के जिलों में जलस्तर गिरने की शिकायतें सामने आ रही है और कई मोहल्लों में नियमित
जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। जहां स्थानीय प्रशासन ने समस्या दूर करने का दावा किया है, लेकिन जमीनी हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जल संरक्षण और फिर वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल लोगों को पानी बचाने और जरूरत के अनुसार उपयोग करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, पूर्णिया से एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। जब पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो फिर मामला और चौंकाने वाला निकला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। जब पुलिस की तकनीकी जांच में सामने आया है कि तस्वीर जानबूझकर के वायरल की गई थी। जब आरोपी ने फर्जी तरीके से सिम लेकर के सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की। यह घटना के बाद महिला और फिर उसके परिवार को काफी मानसिक तनाव झेलना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें, जब वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार के करीब 52 लाख बच्चों को मई तक 2-2 सेट पोशाक दिए जाएंगे। इसके लिए 213 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य बच्चों को बेहतर सुविधा देना और आंगनबाड़ी केंद्रों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है। जहाँ पोशाक वितरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे गरीब और फिर जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी और छोटे बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC की अवधि बढ़ा करके 6 साल कर दी गई है, जिससे किसानों को कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे खेती से जुड़े कामों में बेहतर निवेश कर सकेंगे। जब ब्याज और फिर पूर्ण भुगतान की शर्तों में भी कुछ सहूलियत दी गई है। इस कदम को किसानों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और फिर किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब खबर आई कि 42 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। जब मामला चुनावी हल्फनामे से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें जानकारी छिपाने या फिर गलत विवरण देने के आरोप लगे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अदालत या फिर चुनाव आयोग को गंभीर गड़बड़ी मिलती है तो फिर संबंधित विधायकों की सदस्यता रद्द भी हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जांच और फिर सुनवाई के बाद ही होगा। फिलहाल ये मामला राजनीतिक और फिर कानूनी दोनों मोर्चे पर चर्चा में है। अगर कार्रवाई होती है तो फिर इसका असर विधानसभा की संख्या संतुलन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, पूर्णिया में एक मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने डीएम को पत्र भेज करके नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया है और पद छोड़ने का संकेत दिया है। बताया जा रहा है कि संबंधित सचिव पर भी जिम्मेदारी तय की जा रही है। विभाग ने मामले को गंभीरता मानते हुए जांच और फिर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर संबंधित पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, बिहार में एथेनॉल उद्योग को लेकर के उठ रही चिंताओं के बीच मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आश्वासन दिया है कि राज्य में कोई भी एथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार उद्योगों के साथ खड़ी है। जब मंत्री ने बताया है कि एथेनॉल उत्पादन से किसानों को भी लाभ मिल रहा है, खास करके गन्ना उत्पादकों को। इसीलिए सरकार इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। जी हाँ, उद्योग जगत ने इस बयान का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इससे निवेशकों और फिर किसानों दोनों को भरोसा मिलेगा। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि 5 लाख से ज़्यादा बच्चों का डेटा गड़बड़ है। इस वजह से पोशाक, छात्रवृत्ति और फिर साइकिल योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि फिलहाल रोक दी गई है। इससे कई विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 28 फरवरी तक बच्चों का डेटा सहित करके अपलोड करें। अगर तय समय सीमा के भीतर सुधार नहीं हुआ तो फिर संबंधित छात्रों को योजना का लाभ मिलने में देरी हो सकती है। सरकार का कहना है कि डेटा अपडेट होते ही लंबित राशि जारी कर दी जाएगी। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से लापरवाही न बरतने और फिर समय पर सुधार करने की अपील की है।
दोस्तों बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब बिहार के कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिससे छात्रों को नई तकनीक और फिर आधुनिक कौशल सीखने का मौका मिलेगा। जहाँ तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल पर कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में AI से जुड़े कोर्स और फिर लैब विकसित किए जा रहे हैं। इसका मकसद छात्रों को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करना है ताकि उन्हें बेहतर प्लेसमेंट मिल सके। जहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि AI की पढ़ाई शुरू होने से बिहार के छात्र राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इससे बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार विधानसभा में एक बार फिर से मैथिली ठाकुर के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तुलना धृतराष्ट्र से और तेजस्वी यादव को दुर्योधन से कर दी है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। जहां उनके बयान पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे राजनीतिक हमला बताया है। कुछ देर तक सदन में पक्ष और फिर विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि मैथिली ठाकुर ने अपने बयान को राजनीतिक संदर्भ में बताया, लेकिन इस टिप्पणी के बाद राज्य की यानी कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। दोस्तों बिहार में राजस्व विभाग के सरकारी दस्तावेजों को लेकर की चल रही चर्चा के बीच मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भूमिहार और ब्राह्मण जैसे जाति सूचक शब्द सरकारी अभिलेखों से नहीं हटाए जाएंगे। मंत्री ने बताया है कि ये नाम ऐतिहासिक और फिर पारंपरिक अभिलेखों का हिस्सा है, जिन्हें मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता। जब सरकार का उद्देश्य किसी भी समुदाय की पहचान से छेड़छाड़ करना नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड को व्यवस्थित और फिर पारदर्शी बनाना है। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जब विपक्ष ने इन मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि दस्तावेजों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा के बजट सत्र में अपराध का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्षी दलों ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार को घेरा और सदन में जम करके हंगामा किया। हालात ऐसे बने कि कुछ समय के लिए कार्यवाही बाधित करनी पड़ी। जब विपक्ष का आरोप था कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सरकार अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जी, इस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और स्थिति नियंत्रण में है। हंगामे के बीच स्पीकर को दखल देना पड़ा और सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू कराई गई। लेकिन साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा सियासत के केंद्र में बना रहेगा। दोस्तों बिहार विधानसभा के बजट सत्र में तेजस्वी यादव की एंट्री के साथ सियासी माहौल गर्मा गया है। जहां तेजस्वी कल सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरने की पूरी तैयारी में है। आज जहां माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था, अपराध और फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर तीखी बहस होगी। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वे अगले 15 दिनों तक सदन की कार्यवाही में लगातार शामिल रहेंगे। उनका दावा है कि सरकार से जनता के सवालों का जवाब लिया जाएगा और हर मुद्दे पर घेराबंदी की जाएगी। इससे पहले भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। सदन के अंदर और फिर बाहर दोनों जगह राजनीतिक तापमान बढ़ने के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तय माना जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही और ज्यादा हंगामेदार हो सकती है। दोस्तों राज्यसभा की 37 सीटों के चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है, जब बिहार इस बार राजनीतिक रूप से हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में क्लीन स्वीप की चर्चा भी शुरू हो गई है। जब संभावित उम्मीदवारों में नितिन नवीन, चिराग पासवान की मां और फिर पवन सिंह जैसे नाम चर्चा में हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन दावेदारों की लंबी कतार ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन मौजूदा समीकरण एनडीए के पक्ष में बताए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में टिकट बंटवारे के साथ ही तेजस्वी तस्वीर और साफ हो जाएगी। दोस्तों बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब हाईकोर्ट ने 28 विधायकों को नोटिस थमा दिया। मामला हल्फनामे और फिर चुनावी जानकारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिससे उनकी सदस्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर अदालत में मामला गंभीर साबित होता है तो इन विधायकों की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि अगर बड़ी संख्या में सदस्यता रद्द होती है तो सरकार के समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया का सामना किया जाएगा और सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब सबकी नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। दोस्तों बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत में नया मोड़ आ गया है। कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता के जरिए तेजस्वी ने एक नई गुप्त राजनीतिक खिड़की खोल दी है। जी हाँ, इस कदम को विपक्ष की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यह चर्चा है कि हैदराबाद में बैठकों के जरिए सियासी समीकरण साधे गए और आगे भी
आगे की रणनीति तय की गई है। जहाँ राजनीतिक गलियारों में इसे सियासी बिरयानी पकाने जैसा बताया जा रहा है, जहां पर पर्दे के पीछे गठजोड़ और फिर समर्थन पर बातचीत हुई है। वहीं पर हालांकि अभी तक किसी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस घटनाक्रम से राज्यसभा चुनाव की लड़ाई और फिर दिलचस्प हो गई है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस नई रणनीति का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में आईपी गुप्ता असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गए थे। वहां जाकर के उनके साथ मुलाकात की और सभी बिहार के सभी AIMIM के विधायक भी मौजूद रहे। जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब से आईपी गुप्ता की बातचीत हुई और इस बातचीत के बारे में कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के बातचीत हो सकती है और AIMIM को महागठबंधन में समर्थन के बारे में बात कही जा रही है। हालांकि AIMIM की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, बिहार में एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला जिसे लोग अंगूर कांड कह रहे हैं। खबर के मुताबिक नदी में बड़ी मात्रा में अंगूर बहकर के आ गए, जिसके बाद आसपास के इलाकों से लोग बाल्टी और टोकरी लेकर के नदी में उतर पड़े। महिलाएं और फिर बच्चे भी पीछे नहीं रहे। जिसने जितना हो सका उतना अंगूर इकट्ठा करने की कोशिश की। देखते ही देखते वहां पर भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि नदी में उतरना जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अंगूर बहकर के कहां से आया कोई पता नहीं है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। बिना फार्मर आईडी के भी PM किसान योजना की 22वीं किस्त मिलेगी। जी हाँ, लाखों किसानों के लिए ये राहत बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिन किसानों का फार्मर ID अभी तक नहीं बना है, उन्हें भी PM किसान योजना की 22वीं किस्त मिल सकती है। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्र किसानों के बैंक खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि फार्मर ID बनवाना भविष्य के लिए जरूरी होगा, इसलिए किसानों से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। जब किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज और फिर बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि भुगतान में कोई भी बाधा न आए। जी हाँ, ये अपडेट किसानों के बीच बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, सीतामढ़ी में एक मस्जिद पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाया है मस्जिद पर। बताया जा रहा है कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी संबंधित कमेटी की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, यानी कि मस्जिद कमेटी की ओर से, जिसके बाद बुलडोजर चलाया गया है। जब प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के तहत की गई है और अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक पहले चेतावनी और फिर कानूनी कार्रवाई पूरी की गई, फिर ये कदम उठाया गया। वहीं पर घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा दांव खेलते हुए करीब 70,000 करोड़ रुपए के मेगा एजुकेशन प्लान का ऐलान कर दिया है। इस योजना का मकसद प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा और फिर रिसर्च तक पूरी व्यवस्था को मजबूत करना है। जब सरकार के अनुसार स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुधारा जाएगा, शिक्षकों की बहाली तेज होगी और डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। विश्वविद्यालयों और फिर शोध संस्थानों को भी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि राज्य में यानी कि बिहार में उच्च शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। जब सरकार का दावा है कि इस निवेश से आने वाले वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। ये योजना बिहार के शैक्षणिक ढांचे को नई दिशा देने की कोशिश मानी जा रही है। दोस्तों, बिहार के हर जिले में 100 सीट वाला छात्रावास बनाया जाएगा। जब बिहार सरकार ने हर जिले में 100 सीटों वाले छात्रावास की व्यवस्था शुरू की है। इन छात्रावासों का लाभ विशेष रूप से पिछड़ा और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिल रहा है, ताकि वे बेहतर माहौल में रह करके पढ़ाई कर सके। जब सरकार का दावा है कि इन छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है, रहने खाने और फिर पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को सहूलियत मिले। इस पहल को सामाजिक न्याय और फिर शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उच्च शिक्षा में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, बिहार में एक लड़की घर से भाग करके अपने प्रेमी से शादी करने का मामला सामने आया है। शादी के बाद लड़की ने एक वीडियो जारी करके अपने पिता और फिर परिवार को चेतावनी दी है कि उन्हें परेशान न किया जाए। जब वीडियो में लड़की ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसे किसी से कोई भी खतरा नहीं है, जब उसने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। जब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं पर परिवार की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है।
दोस्तों, पटना तारामंडल में अब 1 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक और विशाल टेलीस्कोप लगाया जाएगा। इस पहल का मकसद आम लोगों, खास करके छात्रों को अंतरिक्ष की दुनिया से रूबरू कराना है। नए टेलीस्कोप के जरिए चंद्रमा, ग्रहों और फिर अन्य खगोलीय पिंडों को अधिक स्पष्टता से देखा जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे विज्ञान के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ेगी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि ये सुविधा जल्द ही आम दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। इससे पटना तारामंडल की पहचान और भी मजबूत होगी और विज्ञान प्रेमियों को बड़ा आकर्षण मिलेगा। दोस्तों, बिहार में पुलिस कार्रवाई को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। नेता मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है कि बिहार में फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। जब विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है, वहीं पर सरकार और फिर पुलिस प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्रवाई कानून के दायरे में की जाती है। अब इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब तेजस्वी यादव ने विधानसभा का एक वीडियो शेयर करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम की कार्यशैली और फिर मानसिक स्थिति को लेकर के सवाल उठाए हैं। जब कहा जाए तो जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तेजस्वी के बयान के बाद सत्ता पक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अनावश्यक और फिर व्यक्तिगत टिप्पणी बताया है। जेडीयू नेताओं ने कहा है कि विपक्ष मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। इस बयानबाजी के बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सदन और सड़क दोनों जगह चर्चा का विषय बना रहेगा। दोस्तों, बिहार में गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की तैयारी तेज हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज शुरू कर दी है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। नई मिलें खुलने से गन्ना उत्पादक जिलों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। लंबे समय से बंद पड़ी मिलों को भी फिर से चालू करने की योजना पर काम चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना सफल होती है तो फिर बिहार में चीनी उद्योग को नई मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 173 वरिष्ठ कलाकारों को आर्थिक संबल दिया गया है। जब सरकार ने फरवरी महीने की पेंशन राशि स्वीकृत कर दी है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे कलाकारों को राहत मिली है। इस योजना का उद्देश्य बिहार के उन कलाकारों की मदद करना है जिन्होंने जीवन भर कला और फिर संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दिया, लेकिन बुढ़ापे में आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि पात्र कलाकारों को नियमित रूप से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जब सरकार का मानना है कि इस पहल से पारंपरिक कला और फिर संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा और कलाकारों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती की घोषणा की गई है। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसएसजी का गठन भी किया जाएगा। जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस बल की संख्या में बड़ा इजाफा होगा, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अधिकारियों के मुताबिक भर्ती से जुड़े विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इस फैसले को कानून व्यवस्था सुधार और फिर रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ कहा है कि कागजी डॉक्टरों यानी कि ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और मरीजों को समय पर इलाज मिले। जब जांच के दौरान अगर कोई डॉक्टर बिना सूचना गैर हाजिर पाया गया तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना प्राथमिकता है और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद है।
दोस्तों, नीतीश सरकार के एक विभाग में 1076 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सरकार का लक्ष्य है कि इसी साल सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाए ताकि विभागीय कामकाज में तेजी लाई जा सके। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे और चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और फिर विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। ये कदम प्रशासनिक मजबूती और फिर रोजगार सृजन की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस दीदी पहल शुरू की तैयारी है। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पहल के तहत हर पुलिस लाइन में स्कूल खोले जाएंगे ताकि पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। जब सरकार का कहना है कि इस योजना से पुलिस परिवारों को सुविधाएं मिलेगी और समय में और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। जब पुलिस दीदी के जरिए महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक योजना का खाका तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसे पुलिस व्यवस्था और फिर सामाजिक सरोकार को जोड़ने की पहल माना जा रहा है। दोस्तों, प्रेम विवाह पर अब सरकार नए नियम लागू करने वाले हैं, जिससे अब छिप करके शादी करना, घर वालों से छिप करके शादी करना आसान नहीं होगा। जी हाँ, प्रेम विवाह को लेकर के नए नियमों की चर्चा ने लोगों का ध्यान खींचा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने विवाह पंजीकरण और फिर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है, जिससे फर्जी दस्तावेजों के जरिए शादी करना मुश्किल होगा। नई व्यवस्था के तहत विवाह से पहले जरूरी दस्तावेजों की जाँच और सूचना प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और जबरन शादी जैसे मामलों को रोकना बताया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कानूनी उम्र और फिर सहमति पूरे होने पर किसी भी जोड़े को शादी का अधिकार है। इसलिए नए नियमों को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गृह विभाग छोड़ने के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व में बदलाव का असर कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। जी हाँ, पड़ा है। वहीं पर इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि सभी बड़े फैसले अब भी मुख्यमंत्री ही ले रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इस बयानबाजी से साफ है कि अपराध और गृह विभाग का मुद्दा आने वाले दिनों में भी सियासत के केंद्र में बना रहेगा। दोस्तों, बिहार में उस समय हलचल मच गई जब लालू प्रसाद यादव के गांव के आसपास कच्चे तेल की संभावनाओं को लेकर के जांच शुरू की गई है। जब बताया जा रहा है कि ओएनजीसी की टीम पिछले 4 दिनों से करीब 250 फीट नीचे तक जमीन की जांच कर रही है, जहां विशेषज्ञ उपकरणों के जरिए भूभगड़ीय सर्वे किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इलाके में तेल या फिर गैस का भंडार मौजूद है या नहीं। अगर संभावनाएं सही साबित होती है तो फिर ये राज्य के लिए बड़ी आर्थिक खबर हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अभी सर्वेक्षण प्रारंभिक चरण में है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दोस्तों, किशनगंज में आज एक सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हो गए हैं। जहां दरअसल बात यह है कि किशनगंज में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश सामने आया है, जहां पर लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है। जहां दिगल बैंक अंचल कार्यालय में तैनात लिपिक मोहम्मद फारूक को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि मुक्त कर दिया गया है। कारण है लगातार महीनों तक बिना अनुमति गायब रहना और फिर अधिकारियों के आदेशों को नजरअंदाज करना। जिलाधिकारी विशाल राज के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फारूक 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 22 अगस्त 2024 तक लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। इस दौरान कई बार उनसे जवाब भी मांगा गया, नोटिस भेजा गया, यहाँ तक कि अखबारों के माध्यम से भी सूचना दी गई, लेकिन ना तो कोई जवाब दिया गया और न ही वे ड्यूटी पर लौटे। इसके बाद विभागीय जांच शुरू हुई और जांच में सभी आरोप सही पाए गए, यानी कि साफ हो गया कि सरकारी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही और फिर गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया गया। इसी के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया। अब इस कार्रवाई को लेकर के जिले में चर्चा तेज है, क्योंकि ये सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक सख्त संदेश है कि अब सरकारी नौकरी में काम नहीं तो फिर नौकरी नहीं का नियम लागू होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बाकी विभागों में भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि आम जनता का सीधा जुड़ाव इन्हीं सरकारी दफ्तरों से है और अगर कर्मचारी ही गायब रहेंगे तो फिर जनता का काम कैसे होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों पूर्णिया में रेड लाइट एरिया में बड़ी छापेमारी की गई है। जी हां, सीमांचल में रेड लाइट एरिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्णिया रेड लाइट के बाद किशनगंज में भी बड़ी हलचल मच गई है। जी हां, दरअसल बात यह है कि सीमांचल में अवैध धंधों पर अब पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जब पूर्णिया में हुई बड़ी कार्रवाई के बाद किशनगंज में भी हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया के हरदा रेड लाइट एरिया में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की, जहां पर महिला और फिर पुरुष समेत कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई मरंगा थाना पुलिस और फिर नया सवेरा एनजीओ की नियुक्ति टीम ने की है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो इलाके में अफरा तफरी मच गई, कई लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके सभी को पकड़ लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन की कमान सदर एसडीपीओ ज्योति शंकर संभाल रहे थे। साथ ही साइबर डीएसपी और फिर भारी पुलिस बल की मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि एनजीओ की तरफ से इस इलाके में अवैध गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ एक साथ कई ठिकानों पर रेड किया, जहां अब सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लेकिन इस कार्रवाई का असर सिर्फ पूर्णिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि सीमांचल के कई इलाकों में ऐसे अवैध धंधों की शिकायतें पहले भी उठती रही है। खास तौर पर किशनगंज के बहादुरगंज और फिर आसपास के इलाकों को लेकर के विधानसभा में भी मुद्दा उठ चुका है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या पूर्णिया के बाद किशनगंज में भी ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? ये सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि समाज, खास करके लड़कियों की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी सख्ती दिखाता है और सीमांचल को इन अवैध गतिविधियों से कब तक राहत मिलती है। दोस्तों आपसे एक सवाल है कि आप कौन सा सेब खा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में चाइनीज सेब बेचा जा रहा है, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक, हानिकारक हो सकता है। दरअसल आपने अभी तक मेड इन चाइना इलेक्ट्रिकल सामान और मोबाइल फोन और झालर बत्तियां ही देखी होंगी, लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि जो सेब आप हिमाचल के बागान का समझ करके खा रहे हैं वह भी मेड इन ग्रो इन चाइना है। चौंकिए मत, बिहार में चीन वाले एप्पल की भी जम करके तस्करी की जा रही है। जब उत्तर बिहार में तो लोग इसे खा भी रहे होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि सेब देसी नहीं बल्कि विदेशी है, और वो भी चीन का। ये संभव है कि पूरे बिहार के अधिकतर जिलों के लोग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य जगहों के सेब की जगह चाइनीज सेब ही खाते होंगे। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की तैनाती के बावजूद तस्करी का धंधा बंद नहीं हुआ है। शराब, खाद्यान्न, हथियार समेत अन्य सामग्री के बाद पिछले कुछ वर्षों से तस्कर नेपाल से चाइनीज सेब की भी तस्करी करने लगे हैं। सीतामढ़ी में चाइनीज सेब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़ी मात्रा में चाइनीज सेब की तस्करी हुई। जब भारत नेपाल बॉर्डर का सीतामढ़ी जिला दोनों देशों के तस्करों का हब माना जाता है। जहाँ तस्कर भारत से नेपाल बहुत सारे सामानों की तस्करी करते हैं तो फिर अधिकांश सामान नेपाल से भारत लाते हैं। जहाँ सीतामढ़ी जिले के बॉर्डर से सटे विभिन्न गाँव में गुप्त स्थान गोदाम में तस्करी का सामान रखा जाता है। इसके बाद वहां से विभिन्न जिलों में छोटे छोटे कारोबारियों को सप्लाई किया जाता है। इनमें चाइनीज सेब ही नहीं बल्कि चाइनीज नाशपाती भी होती है। इसके अलावा शराब, नशीली दवाएं और गांजा मुख्य रूप से शामिल है। चीन से सेब, नाशपाती को नेपाल लाया जाता है और वहां से तस्कर भारतीय क्षेत्र में लाकर के तगड़े मुनाफे के साथ इसे बेचते हैं। वहीं पर इसी कड़ी में एसएसबी जवानों ने एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप के साथ तस्करी के चाइनीज सेब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। एक तस्कर को भी पकड़ा गया है, जब उसकी पहचान सोनबरसा थाना क्षेत्र की मुशहरनिया गांव के अशफाक अंसारी के पुत्र जमील अख्तर के रूप में की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर 170 कार्टून सेब के साथ तस्कर जमील को पकड़ा गया है। एसएसबी के कंपनी कमांडर सब इंस्पेक्टर फुनचुक थेनेलेस ने बताया है कि मिली गुप्त सूचना और फिर कमांडेंट संजीव कुमार के आदेश पर तालाबंदी दरबार गांव में एक गोदाम पर छापेमारी की गई। वहां एक पिकअप पर चाइनीज सेब लोड किया जा रहा था। ये सेब नेपाल से लाकर गोदाम में छिपा दिया गया था। इन सेब को भारतीय क्षेत्र में भेजने की योजना थी। बताया गया है कि कुल 170 कार्टून सेब जब्त किए गए हैं, जिससे सोनबरसा कस्टम के हवाले कर दिया गया है। वहीं पर बॉर्डर इलाके के गांव से कोई पहली बार चाइनीज सेब जब्त नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई बार जब्त किए जा चुके हैं। जब कुछ महीने पहले अक्टूबर 2025 में सोनबरसा थाना क्षेत्र के एसएसबी जवानों ने चाइनीज नाशपाती लदी एक गाड़ी पकड़ी थी।
दोस्तों बिहार में डीजे पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। जी हाँ, बिहार में डीजे पर अब बवाल हो गया है। थर्रा देने वाली आवाज और अश्लीलता पर एक्शन शुरू हो गया है। अब रूल तोड़ा तो फिर सीधे बैन हो जाएगा। जी हाँ, बिहार में डीजे पर एक्शन शुरू हो गया है। जहाँ डीजे से हार्ट अटैक वालों को काफी परेशानी होती है और अश्लीलता फैलता है। इससे बिना अनुमति अगर कोई डीजे बजाए तो फिर उसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जहाँ बिहार में अब बिना अनुमति के डीजे बजाना भारी पड़ने वाला है। नीतीश सरकार ने बिहार में अनियंत्रित डीजे और उससे होने वाले शोर पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। विधान परिषद में गुरुवार को सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि अगले 15 दिनों के भीतर अवैध रूप से बजने वाले डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य भर में उन गाड़ियों और फिर ट्रॉलियों की जांच की जाएगी जिन्हें अवैध रूप से डीजे वाहन में तब्दील कर दिया गया है। बिना अनुमति डीजे लगाने वाले वाहनों को न सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उन्हें तुरंत बंद भी कराया जाएगा। जिन गाड़ियों की बनावट में बदलाव करके डीजे ट्रॉली बनाई गई है उनके मालिकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह मुद्दा विधान परिषद वंशीधर ब्रिजवासी ने सदन में उठाया था, जब उन्होंने डीजे से होने वाले गंभीर दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए बात करते हुए कहा कि तेज आवाज वाले डीजे के कारण लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह डीजे पर अक्सर अश्लील गाना बजाए जाते हैं जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ता है और उपद्रव की स्थिति पैदा होती है। शोर और अश्लीलता के कारण थानों में लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं पर मंत्री श्रवण कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन साथ ही सदस्यों को चुटकी लेते हुए सचेत भी किया है। उन्होंने कहा कि जब शादी विवाह के सीजन में डीजे बंद कराए जाएंगे तो फिर माननीय सदस्य ही पैरवी के लिए फोन करेंगे। उन्होंने अपील की है कि नियम लागू होने पर सभी को इसका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों क्या अब एआईएमआईएम बिहार से राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार उतारेंगे? क्योंकि बिहार में एआईएमआईएम ने बड़ा दांव चल दिया है। अपने उम्मीदवार उतारने का अख्तरुल इमान साहब ने ऐलान कर दिया है। दरअसल बात यही कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने अब तक नया और रोमांचक मोड़ लेकर के ला दिया है। जहां अब तक माना जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के बयान ने पूरी बिसात ही पलट दी है। जब विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए अख्तरुल इमान ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी को समर्थन देने के बजाय खुद अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इस ऐलान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओवैसी का ये दाव विपक्ष के वोटों में सेंध लगाएगा या एनडीए के लिए राह और आसान कर देगा। वहीं पर अख्तरुल इमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि राजद हमारा साथ दें, जहां उन लोगों के प्रतिनिधि है राज्यसभा में हमारा कोई नहीं है। आप लोग फिजा बनाइए, सब लोग हमारे आदमी को राज्यसभा भेजें। राज्यसभा में कई दलों का प्रतिनिधित्व तो है लेकिन एआईएमआईएम का कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में पार्टी अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, यह कहना है एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का। उन्होंने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी दबे कुचले वर्गों, दलितों और फिर अल्पसंख्यकों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए चुनाव मैदान में उतर सकती है। इस बयान को एआईएमआईएम के राजनीतिक विस्तार की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, खास करके उन राज्यों में जहां पर पार्टी का आधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं पर बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायकों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव में हर वोट अहम होता है। यदि पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो फिर इससे विपक्षी दलों खास करके आरजेडी और फिर सहयोगियों की रणनीति प्रभाव हो सकती है। इससे वोटों का बंटवारा भी संभव है जो चुनाव परिणाम पर भी असर डाल सकता है। वहीं पर राज्यसभा चुनाव आमतौर पर संख्या बल का खेल माना जाता है, लेकिन कई बार छोटे दलों की भूमिका निर्णायक बन जाती है। एआईएमआईएम के इस ऐलान ने साफ कर दिया है कि बिहार में इस बार चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान और प्रभाव बनाने की लड़ाई होगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एआईएमआईएम ना तो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और न ही वो किसी को समर्थन देंगे, यानी कि वे किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं देंगे और न ही अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि अगर वे एनडीए को समर्थन देते हैं तो फिर यहाँ पर मैसेज दूसरा चला जाएगा, क्योंकि अक्सर एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, जहाँ ये आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर एनडीए को समर्थन देते हैं तो बीजेपी की बी टीम कहने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि एआईएमआईएम एनडीए को समर्थन नहीं देगी। वहीं पर महागठबंधन के बारे में बात किया जाए तो महागठबंधन को समर्थन देने का चांस बहुत कम दिखता है, क्योंकि महागठबंधन एआईएमआईएम के साथ
विधानसभा चुनाव में धोखा किया था। धोखा इसलिए क्योंकि इनके साथ गठबंधन नहीं किया। जब उस वक्त महागठबंधन AIMIM के साथ नहीं आए तो अभी AIMIM महागठबंधन के साथ क्यों जाएं? इस वजह से कहा जाता है कि नहीं NDA और नहीं इंडिया गठबंधन को AIMIM अपना समर्थन देगी। वहीं पर खुद अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकते क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। जी हाँ, जहाँ पर 41 वोटों की जरूरत होती है वहीं पर इनके पास मुश्किल से 5 वोट है, यानी कि 5 विधायक है। तो ऐसे में ये अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकती है। आपका क्या कहना है कि क्या AIMIM अपना उम्मीदवार उतारेगी? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल सामने आया है, जहां पर सरकारी सुरक्षा अब सेवा नहीं बल्कि कमाई का जरिया बनती नजर आ रही है। जहां ICDS की प्रभारी DPO अनीता कुमारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ 50,000 की नहीं है, असल खेल तो लाखों में चल रहा था। जहां आरोप है कि पोठिया प्रखंड में CDPO का प्रभार दिलाने के नाम पर पूरे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। जब शिकायत मिलने के बाद पटना से आई निगरानी टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ वैसे ही अनीता कुमारी को पकड़ लिया गया। जब छापेमारी के दौरान उनके घर से 6,50,000 से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। जब अलमारी से ही 4 लाख रुपए मिले हैं, जिस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि क्या ये भी घुस का पैसा है? यह इस पूरे मामले में एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर पैसों की मांग की जा रही थी। यानी कि सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार सिर्फ शक नहीं है बल्कि सबूत के साथ सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। जब कुछ दिन पहले ही खनन विभाग के कर्मचारी भी 2 कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए थे। जब उससे पहले राजस्व कर्मचारी और अमीन भी पकड़े गए। यानी कि सवाल सीधा है कि क्या किशनगंज में बिना घूस के काम होना मुश्किल हो गया है? अब निगरानी विभाग जांच में जुटी है और पूछताछ जारी है, लेकिन जनता के मन में एक सवाल है कि आखिर कब तक सिस्टम ऐसे ही बिकता रहेगा? आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, किशनगंज के सकोर सतभिट्टा में सैनिक कैंप को लेकर के विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है। आज AIMIM के बिहार प्रदेश समेत AIMIM के और बाकी कई सारे लोग मिलकर के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाकर के मुलाकात की है। इसको लेकर के वहां पर कहा गया है कि यहां पर सेना कैंप ना बनाया जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान समेत कई लोगों ने मिलकर के ज्ञापन सौंपा है और कहा गया है कि सकोर सतभिट्टा में जो सेना कैंप का निर्माण कराया जाएगा वहां पर ना किया जाए, नहीं तो वहां के लोग बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा यहां से पलायन करने के अलावा। अख्तरुल इमान ने कहा है कि किशनगंज में बहुत सारी ऐसी जमीन है जहां पर सेना कैंप निर्माण किया जा सकता है, लेकिन जिन जमीन को प्रस्तावित किया गया है वे जमीन किसानों की है और किसान के पास उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर जमीन चली जाएगी तो किसान कहां जाएगा? हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि सीमांचल के किसानों की जमीन पर अब सियासत तेज हो गई है। जब किशनगंज के बहादुरगंज और कोचा धामन में प्रस्तावित सेना कैंप को लेकर के ग्रामीणों का विरोध अब पटना तक पहुंच चुका है। जब कृषि भूमि बचाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मिला और साफ कहा कि खेती की जमीन छीन करके विकास नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, किशनगंज वासियों के लिए यह बड़ी खबर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज दौरे पर आने वाले हैं। जी हां, किशनगंज एक बार फिर से देश की सुरक्षा के नक्शे पर चर्चा में है। 26 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय हुआ है। 26 फरवरी को अमित शाह किशनगंज दौरे पर आने वाले और इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है किशनगंज में जिस पर दिल्ली की नजर बार बार जाती है? दरअसल ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ से गुजरता है चिकन नेक कॉरिडोर जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जैसे में यहाँ की सुरक्षा में कोई भी चूक पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हाई लेवल बैठक करेंगे। इस बैठक में SSB, BSF, स्थानीय पुलिस और फिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। खास तौर पर बॉर्डर आउट पोस्ट यानी कि BOP को मजबूत करने, निगरानी सिस्टम को बेहतर बनाने और घुसपैठ पर रोक लगाने के जैसे मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। किशनगंज का भौगोलिक महत्व इसे और भी संवेदनशील बनाता है। ये जिला नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, जिससे यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जहाँ पिछले कुछ समय से सीमांचल इलाके में तस्करी, अवैध गतिविधियों और फिर सीमा पर आवाजाही जैसे मामलों को लेकर के चिंता की बड़ी है। जैसे में केंद्र सरकार अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के
के मोड में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में सीमा सुरक्षा और सख्त हो सकती है। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह पहले भी सीमांचल का दौरा कर चुके हैं और सीमा चौकियों के विकास पर जोर दिया गया था। जहां अब एक बार फिर से उनका किशनगंज आना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इस इलाके को लेकर के गंभीर है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस दौरे के बाद जमीन पर क्या बदलाव दिखता है और क्या सच में सीमांचल की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीमांचल के सबसे बड़े मेले में गिने जाने वाला किशनगंज का खगरा मेला अब विवादों में घिर गया है। खगरा मेला का समय सीमा खत्म हो गया है, अनुमति भी खत्म हो गई है, लेकिन मेला अभी भी बदस्तूर लगातार जारी है और यही वजह है कि अब प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। जब पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने सीधे किशनगंज के डीएम विशाल राज से जवाब मांगा है और साफ कहा है कि ये नियमों का उल्लंघन है। दरअसल खगरा मेले की अनुमति 12 जनवरी से 11 फरवरी तक ही थी, लेकिन तय तारीख खत्म होने के कई दिन बाद भी मेला परिसर में दुकानें, भीड़ और फिर गतिविधियां जारी है। अब सवाल यह है कि जब परमिशन खत्म हो चुकी है तो मेला किसके आधार पर चल रहा है। आयुक्त ने अपने पत्र में सुरक्षा और फिर कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है, क्योंकि भीड़ बढ़ने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि खगरा मेला सिर्फ मेला नहीं बल्कि सीमांचल की पहचान है, शान है, जो कि ब्रिटिश काल से लगता आ रहा है। लेकिन अब यही मेला प्रशासनिक लापरवाही और फिर विवाद का शिकार बनता दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर प्रशासन खुद ही नियम तोड़ रहा है। अब निगाहें टिकी है डीएम के जवाब पर, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मेले का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।